हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म, उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने स्टार्ट कर दी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी आपके चैनल्स और जो पेजेस दिए गए हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है उसका नाम है परमानेंट मैग्नेट। देखिए, जितने भी नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स होते हैं ना उनको परमानेंट मैग्नेट्स ही कहा जाता है। लेकिन उन परमानेंट मैग्नेट्स की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये बहुत ही वीक मैग्नेट्स हैं। मतलब इनके जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ही वीक होता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ना इररेगुलर शेप के हैं। मतलब इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो कई पर्पसेस के लिए ना हमें एक डेफिनेट शेप ऑफ मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इररेगुलर और वीक होने की वजह से हम इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम खुद ही अपने लिए एक परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं। अब वो परमानेंट मैग्नेट बनाते कैसे हैं उसका तरीका आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हो। जैसे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हम अपना परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। बट फर्क ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए कि मेरे पास एक स्टील का बार है। मान लो ये क्या है, ये एक स्टील हो गया। और हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसके ऊपर वाउंड किया जाता है इस तरह से। और वाउंड करने के बाद हम इसमें से करंट को पास कर देते हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये जो स्टील है ये एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब सवाल यही पैदा होता है कि हम सॉफ्ट आयरन की जगह पे स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है ड्यू टू इट्स हाई रिटेंटिविटी। अब मन में बात आ रही होगी कि ये रिटेंटिविटी का क्या मतलब है। देखिए, रिटेंटिविटी किसी मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसको अगर हम एक बार मैग्नेटाइज कर देना तो काफी देर तक वो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है ना वो अपने अंदर संभाल के रखता है। मतलब उसके अंदर काफी देर तक वो सस्टेन्ड रहता है, जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता। देखो, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना कि जब उसमें से करंट को पास करेंगे तो वो एज ए मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे ही उसमें से करंट हम हटा देंगे तो वो अपने आप को डीमैग्नेटाइज कर लेगा। तो वो एक नॉर्मल मतलब सॉफ्ट आयरन बार बन जाएगा। मतलब एक नॉर्मल मतलब आयरन बार की तरह काम करेगा। ठीक है, वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टील की तो उसके अंदर रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड को काफी हद तक अपने अंदर सस्टेन करना, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मैं स्टील के केस में करंट को ऑफ कर देता हूं ना तो ये अपने आप को डीमैग्नेटाइज नहीं करता, वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आप काफी मतलब टाइम के लिए यूज कर सकते हो। सो सबसे पहली बात ये बता दूं आपको कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले प्रोसेस का ही इस्तेमाल करते हैं। बट इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? गुड। अब हम बात करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर परमानेंट मैग्नेट के बीच में फर्क क्या है। एक तो सबसे बड़ा फर्क तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, पर एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहेगी जब तक कॉइल में से करंट आपका फ्लो करता जाएगा। लेकिन अगर एक परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा हूं तो मतलब ही देखो उसके नाम में क्लियर होता है कि इसमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तीसरा पॉइंट यह है बेटा कि हम इसके स्ट्रेंथ को जब मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस के अंदर ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट आप उस कॉइल में से पास करवा रहे हो। अगर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास कराएंगे तो उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। कम करंट करेंगे तो कम उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अच्छा, जहां तक एक परमानेंट मैग्नेट की बात है
आपने एक बार जो इसकी स्ट्रेंथ सेट कर दी ना, आप उसको फिर बार बार चेंज नहीं कर सकते। ये आप इसका ड्रॉबैक समझ सकते हो, बट देखो इसका फायदा ये भी है कि आप काफी देर तक इसको यूज भी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये कहता कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कैन बी वेरी स्ट्रांग। क्यों? अगर आपने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो करंट बढ़ा दो, करंट बढ़ाना, अगर करंट नहीं बढ़ाना तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, तो मतलब उसके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती जितनी हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ना जो पोलैरिटी होती है, मतलब जैसे कि एक टाइम पे अगर ये एंड नॉर्थ और ये एंड साउथ बिहेव कर रहा है, तो मैं चाहूं तो इस एंड को साउथ और इस एंड को नॉर्थ बना सकता हूं, और बहुत अच्छा और सिंपल तरीका है, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो। जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ये जो पोलैरिटी है ना ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं एक परमानेंट मैग्नेट की, उसके पोलैरिटी को हम इस तरह से रिवर्स नहीं कर सकते। बाकी सिक्स पॉइंट तो आपको पता ही है बेटा, कि अगर मुझे इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो आप करंट के फ्लो को बंद कर दीजिए। परमानेंट मैग्नेट केस में अगर आप करंट के फ्लो को बंद भी कर दोगे तो भी वो अपने आप को डीमैग्नेटाइज नहीं करता है। देयर अदर वेज टू डीमैग्नेटाइज इट, कि उसको मतलब हीट कर दो या तो आप हैमरिंग कर दो, वो हो सकता है, बट जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का पर्पस है, करंट पास किया मैग्नेटाइज बन गया, तो ये उसके रिलेटेड बात हम यहां पे कर रहे हैं। अब हमें स्टडी करना है बेटा एडवांटेजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट। बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को चेंज करना है तो बहुत दो सिंपल तरीके से आप चेंज कर सकते हो, या तो आप करंट की वैल्यू को चेंज कर दो या नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दो। इन दोनों केसेस के अंदर आप मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि अगर आपने मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज करना है तो बस आपने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देना है। अगर करंट पहले क्लॉकवाइज जा रहा था तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दीजिए, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को स्विच कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इसका एडवांटेज भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अ परमानेंट मैग्नेट। अब पता क्या है, आपकी बुक में कई सारे यूजेस बताए गए हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के, बट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिक बेल। तो सबसे पहले हम इसके जो पार्ट्स हैं ना, पहले उनको देख लेते हैं ढंग से वो क्या है। तो सबसे पहला पार्ट बेटा हमारे पास है गोंग। इसी के वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड जो है वो सुनाई देता है। फिर हमारे पास है एक हैमर। ये हैमर जब गोंग के साथ स्ट्राइक करता है तो वो गोंग को वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से मैं आवाज सुन पाता हूं। फिर मेरे पास है बेटा यहां पर एक एडजस्टिंग स्क्रू, जिससे हम इसके कॉन्टैक्ट को इस स्ट्रिप के साथ थोड़ा नजदीक या दूर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं इसको। फिर आता है बेटा मेरे पास एक आर्मेचर, दैट मेटालिक स्ट्रिप। बेटा इसके ना दो काम है, मैं आपको पहले बताता हूं। पहले तो ऑफ कोर्स सर्किट को कंप्लीट करना, ये इसका काम है। दूसरा काम है कि एज ए स्प्रिंग एक्शन काम करना। स्प्रिंग एक्शन का मतलब होता है कि जब ये हैमर गोंग के साथ टकराएगा तो उसको वापस लाने के लिए ये स्ट्रिप एज ए स्प्रिंग एक्शन की तरह काम करेगी। ये आगे गया तो ये जो एस एस, ये जो आप देख रहे हो ना एस एस स्ट्रिप देख रहे हो, ये उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आएगा। ये इसका काम होता है। इसके अलावा इसमें स्विच लगा है ऑन ऑफ करने के लिए, बैटरी लगी हुई है। एंड लास्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अब ना हम इसके फंक्शन को समझ लेते हैं, और ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। देखिए क्या होगा। सबसे पहले ना बेटा मैं जिस तरह से बताऊंगा उसको ध्यान से देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले देखो आप यहां पर, ये देखो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, कॉन्टैक्ट बना हुआ है। जो करंट है बेटा देखो ये देखो, इसके एक एंड स्क्रू के साथ है और इस स्ट्रिप का जो दूसरा एंड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कनेक्ट है। होगा क्या, होगा ये कि यहां से आपका जो करंट है पहले आपका इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, फिर देखो नीचे से ऊपर गया। क्यों? ताकि एक नॉर्थ पोल बन सके और एक साउथ पोल बन सके। आपको मैंने बताया था ना कि जब एक होर्सशू मैग्नेट को बनाया जाता है तो अगर एक बार आप उसमें टर्न आप क्लॉकवाइज दे रहे हो तो उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज टर्न देते हो दूसरे आर्म के अंदर, ताकि एक नॉर्थ पोल बने और दूसरा साउथ पोल बने।
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर इसको हमने टर्मिनल 2 के साथ लगाया हुआ है, फिर बैटरी का नेगेटिव है, फिर बैटरी का पॉजिटिव है और स्विच है, फिर उसके बाद यहां पे कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब समझिए, जिस टाइम ये एस एस स्ट्रिप ये एस डैश के साथ मतलब स्क्रू के साथ टच होगा तो सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये आपका मैग्नेटाइज्ड होगा। मैग्नेटाइज होने से क्या होगा कि इसका जो एक एंड है वो नॉर्थ पोल और दूसरा एंड क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। ऐसा होने से ये इस हैमर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हैमर गोंग के साथ स्ट्राइक होगा तो गोंग में वाइब्रेशन होगी जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, अब ना मेन चीज तो इसके बाद शुरू होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको हटा रहा हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब ना मान लेते हैं बेटा कि ये जो गोंग आपका बना है ये आगे की तरफ मूव कर गया। देखो ध्यान से देखना बेटा, मैं यहां बना रहा हूं, ये आगे की तरफ आ गया। ठीक है, ये इसका जो टच हुआ ना तो ये आगे की तरफ आ गया। आगे की तरफ क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट किया। लेकिन ऐसा करने से इनके बीच का जो कांटेक्ट है ये टूट जाता है। कांटेक्ट टूट जाएगा। कांटेक्ट टूटने से क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने का मतलब हुआ कि अब मेरे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, और जब मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो नहीं करता तो ये क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अब जैसे वो डीमैग्नेटाइज होगा, एस एस स्ट्रिप अपने स्प्रिंग एक्शन की वजह से इस हैमर को वापस इस एडजस्टिंग स्क्रू के साथ कांटेक्ट में ले आएंगे। अब जैसे ये आपके दोबारा कांटेक्ट में आएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से मैग्नेटाइज होगा, हैमर को अपनी तरफ खींचेगा। जब हैमर को अपनी तरफ खींचेगा, स्क्रू से इसका कांटेक्ट फिर टूटेगा, ये फिर से डीमैग्नेटाइज होगा और एस एस अपने स्प्रिंग एक्शन की वजह से हैमर को वापस लेके आएगा। तो ये लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। हैमर लगातार गोंग के साथ बजता रहता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती रहती है और हमें जो बेल की जो रिंगिंग वॉइस है वो हमें सुनाई देती है। कभी भी किसी बेल को अगर आप देखो ना तो उसको ध्यान से देखना, जो उसका हैमर होता है वो बार बार आगे पीछे इसके साथ बजता जाता है और हमें हमें डिफरेंट आवाजें सुनाई, मतलब डिफरेंट आवाज नहीं कहूंगा, हमें जो गोंग की वाइब्रेशन है वो हमें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया? गुड। अब मन में सवाल आता है कि सर क्या हम डीसी करंट की जगह एसी करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर है यस। यस, आप एसी करंट का इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब कहेंगे सर एसी करंट में तो लगातार करंट की वैल्यू, मतलब जो करंट है वो आपकी पोलैरिटी चेंज होती रहती थी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, तो होती रहे, उससे फर्क क्या पड़ेगा। मान लो ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ है, या नीचे साउथ और ऊपर नॉर्थ, अगर ये लगातार पोलैरिटी अगर चेंज हो भी रही है एसी करंट की वजह से, इसने तो हैमर को अट्रैक्ट ही करना है, तो इससे फर्क क्या पड़ा। मान लो ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ठीक है, अगले ही मतलब इंस्टेंट में ऊपर साउथ बन गया और नीचे नॉर्थ बन गया। अब ऐसे कंडीशन में चाहे इनकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, बट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या है, सिर्फ अट्रैक्ट करना, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पोलैरिटी बन रही है कौन सी पोलैरिटी नहीं बन रही। इसका काम है अट्रैक्ट करना, कनेक्शन का टूटना तो वापस जाना, फिर कनेक्शन कंप्लीट करना एंड सो ऑन। तो ये जो वाइब्रेशन है आप डीसी से भी कर सकते हो, एसी से भी कर सकते हो। इसलिए हमारे घर के अंदर जब हम ये इस तरह की बेल लगाते हैं तो क्योंकि हमारे घर में तो एसी करंट फ्लो करता है ना, तो हमने देखा है कि उसमें आराम से ये काम करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक बेल के अंदर कैसे काम करता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है मैग्नेटाइज, हैमर को अट्रैक्ट किया, फिर वो बेचारा डीमैग्नेटाइज होता है, हैमर दूर जाता है, फिर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, और यही लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ होता रहता है। ठीक है जी, गुड। तो आई होप आपको ये जो परमानेंट मैग्नेट है इनके डिफरेंसेस और ये यूज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्ट बी के जो बाकी के टॉपिक्स रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको परमानेंट मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस, जो यूज है मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इन एन इलेक्ट्रिक बेल, वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।